वेलकम टू आर केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है अंतरा हाइड्रोजन यौगिक, जिसको हम कहते हैं इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड क्या होता है, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड फॉर्म कैसे होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये कंपाउंड कितने टाइप से फॉर्म हो जाते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं। आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। पहले हम जानते हैं कि ये हाइड्रोजन क्या होता है। हाइड्रोजन हम जनरली जानेंगे कि 7th A ग्रुप में जो एलिमेंट हमारे आते हैं कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मैं थोड़ा सा साइड लिख देता हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब हमारे हाइड्रोजन एटम है। और हाइड्रोजन एटम होता है ये सब, क्लियर है। 7th A ग्रुप में जो हमारे एलिमेंट हैं उन्हीं को हम लोग हाइड्रोजन एटम कहते हैं। तो ये अंतर हाइड्रोजन यौगिक क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें ऐसे कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम केंद्र परमाणु, सेंट्रल एटम हाइड्रोजन होता है। तो टर्मिनल का मतलब होता है जो कई सारे छोरिये परमाणु जो किनारे किनारे जुड़ते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम हाइड्रोजन होता है तथा टर्मिनल एटम भी हाइड्रोजन होता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। जैसे आपको अगर क्लियर कर दूंगा, जैसे मैंने कहा कोई एक कंपाउंड से मानता हूं, मैंने कहा AB4, जनरली से बोलता हूं, तो इसमें सेंट्रल क्या है, सेंट्रल एटम क्या है A और टर्मिनल कौन सा है B। तो इसमें क्या है कि इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड में सेंट्रल एटम भी हाइड्रोजन होगा और टर्मिनल एटम भी हाइड्रोजन होगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। अगर आपको कहीं पे ऐसे कंपाउंड दिख रहे हो कि जिसमें सेंट्रल एटम भी हाइड्रोजन होता है और टर्मिनल एटम भी हाइड्रोजन ही होता है, तो समझ लीजिएगा वो कंपाउंड कौन सा होगा, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड होता है। तब तो हमारे दिमाग में आता है कि सेंट्रल एटम कौन सा हाइड्रोजन होगा और टर्मिनल एटम कौन सा हाइड्रोजन होगा। पहले दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल एटम कौन सा हाइड्रोजन होगा और टर्मिनल, हम कैसे मानेंगे कि इसमें सेंट्रल एटम कौन सा हाइड्रोजन है और टर्मिनल एटम कौन सा हाइड्रोजन है। तो अभी मैं बेसिक बता रहा हूं कि इसमें जो सेंट्रल एटम होगा इसमें ऐसे हाइड्रोजन यूज किए जाएंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्मिनल वाले के कंपैरिजन में कम होती है। क्या बताया, सेंट्रल हाइड्रोजन एटम ऐसे वो होंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्मिनल वाले के कंपैरिजन में कम होती है। क्यों कम होती है, इसके बारे में भी मैं आगे डिटेल में बात करूंगा। तो चलिए पहले हम जनरली जानते हैं कि सेंट्रल एटम कौन कौन से हो सकते हैं, सेंट्रल हाइड्रोजन एटम कौन कौन से हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप जानते हैं हाइड्रोजन में जब हम टॉप टू किसी भी ग्रुप में हम जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो टॉप टू बॉटम मूव करने पे क्या चेंजिंग आती है, फ्लोरीन 9 हो गया, क्लोरीन 17 हो गया, मैं जनरली बात कर रहा हूं अभी। तो 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो जनरली हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों के आउटर सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। बस अंतर क्या है कि फ्लोरीन का जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे सेल में है और क्लोरीन का जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे सेल में, थर्ड सेल में। तो उसी टाइप से ब्रोमीन का जो 7 इलेक्ट्रॉन होगा वो जनरली कौन से सेल में होगा, 4th सेल में होगा। और जो आयोडीन का 7 इलेक्ट्रॉन है वो जनरली किस सेल में होगा, 5th सेल में होगा। किस सेल में होगा, 5th सेल में होगा। इतनी बात क्लियर होती है। तो मैंने क्या कहा कि जब भी किसी ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में सेम है। तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर किसी ग्रुप में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। और जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है
तो जो न्यूक्लियस, जो आउटर सेल होता है वो न्यूक्लियस से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो जो आउटर सेल होता है वो न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, तो उस पर अट्रैक्शन क्या होता है, कम लगता है। और अट्रैक्शन कम होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, सिंपली कम हो जाती है। इसका मतलब इसमें जिसकी साइज बड़ी होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। तो यहां हम ये देख रहे हैं इसमें साइज किसकी बड़ी है भाई, सिंपल सी बात, साइज किसकी बड़ी है, आयोडीन की। और आयोडीन की साइज बड़ी है तो जाहिर सी बात है आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। उससे थोड़ी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ब्रोमीन की। उससे थोड़ी ज्यादा किसकी है, क्लोरीन की। और उससे थोड़ी ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की। सिंपल सी बात क्लियर हो रही है। मैंने क्या कहा, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, आयोडीन की, क्योंकि आयोडीन की साइज क्या है, बड़ी है। उससे थोड़ी ज्यादा किसकी है, ब्रोमीन की। उससे थोड़ी ज्यादा क्लोरीन की। और सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की। इसका मतलब क्या कि अगर मेरे को सेंट्रल एटम रखना है, केंद्र परमाणु रखना है हाइड्रोजन में, तो सबसे पहले मैं किसको रख सकता हूं, आयोडीन। तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे कम है। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे कम है। इसका मतलब जो आयोडीन है इन तीनों के लिए सेंट्रल हाइड्रोजन एटम का काम करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन और फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम है। तो यहां पर ब्रोमीन अगर सेंट्रल एटम बनता है तो उसके लिए टर्मिनल कौन बन सकता है, केवल क्लोरीन और फ्लोरीन। और अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूं तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे कम है, फ्लोरीन से। और फ्लोरीन से कम है तो जाहिर सी बात है यहां पर सेंट्रल एटम कौन बन सकता है, क्लोरीन। किसके लिए, फ्लोरीन के लिए। इतनी बात क्लियर होती है कि जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो मेरा सेंट्रल हाइड्रोजन एटम होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो हमारा टर्मिनल हाइड्रोजन एटम होगा। इतनी बात क्लियर होती है। तो मैं जनरली कंपाउंड की बात करता हूं, ऐसा क्यों होता है। इसमें क्या हुआ, हम सिंपल बात करते हैं पहले किसकी, Cl और F। जनरली पहला कंपाउंड, पहला हाइड्रोजन कंपाउंड। इसमें क्या है कि एक क्लोरीन है और एक फ्लोरीन है। आप जानते हो हाइड्रोजन जो होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, जनरली 1 होती है। सभी हाइड्रोजन की जनरली वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि इनके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है इनको। तो इनकी सबकी हाइड्रोजन की जनरल वैलेंसी 1 होती है। और इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था एनर्जी लेवल के बारे में कुछ बताया था, और जिसने भी इस वीडियो को ना देखा हो तो एक बार उसको देख लीजिएगा, तब इसमें और क्लैरिटी आ जाएगी इस वीडियो में। तो क्या बताया, इसमें हम बात करेंगे इसमें सेंट्रल हाइड्रोजन एटम कौन है और टर्मिनल कौन है। सिंपल सी बात मैंने बताया, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो हमारा क्या होगा, टर्मिनल होगा। ये हमारा टर्मिनल हो गया। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ये मेरा टर्मिनल हो गया। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल। अब क्लोरीन को लेकर कितने और कंपाउंड मेरे बन सकते हैं, तो जनरली हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा मेरा। तो देखिए क्लोरीन कितना होता है, 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ध्यान दीजिएगा तीसरे सेल में है तो जाहिर सी बात है इसके पास एक सबसेल पाया जाता है, कौन सा, एम्प्टी ऑर्बिटल 3d। क्या होगा, 1 2 3 4 5 और डी ऑर्बिटल मेरा क्या है, एम्प्टी है। तो अभी यहां पे केवल कितने फ्लोरीन अटैच हो सकते हैं, एक फ्लोरीन। लेकिन जानते हो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, क्लोरीन से। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की वजह से क्लोरीन पे क्या चार्ज प्रोड्यूस कर देगा, पॉजिटिव। और क्लोरीन पे जब पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा तो जानते हो क्लोरीन क्या करेगा, आप जानते हो NS ऑर्बिटल इधर होता है, इससे पहले बता दें sp इधर और nt बहुत दूर होता है। तो जब क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो उसके न्यूक्लियस ने क्या किया, आउटर डी ऑर्बिटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया, जिसकी वजह से एनर्जी गैप क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
ये एनर्जी गैप जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब एनर्जी गैप कम हो जाने की वजह से इसके में से इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइटेड होकर कहां पहुंच गया, इधर। अब यहां पर इसकी बैलेंसी कितनी होगी, 3। इसका मतलब एक कंपाउंड और बन सकता है, दूसरा कंपाउंड, वो कौन सा है, यहां लिख दे रहा हूं। पहला मेरा बना था ClF, अब दूसरा कौन सा बना, ClF3। एनर्जी गैप कम हो गया है तो एक्साइटेशन फिर होगा, और एक्साइटेशन जब फिर हो जाएगा, अब कितने जुड़ सकते हैं, 2 और जुड़ गए तो कितने हो गए, 5। तो एक और बन गया मेरा ClF5। एक्साइटेशन फिर हो सकता है, ये एक्साइटेशन फिर होगा, अब यहां पे फ्लोरीन और जुड़ गए, अब कितने हो गए, 7। क्या हो जाएगा, ClF7। इतनी बात मेरी क्लियर होती है कि मैंने क्या बताया अभी कि इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड क्या होता है, कि जिसमें टर्मिनल और सेंट्रल हाइड्रोजन एटम, मतलब जिसमें सेंट्रल एटम भी हाइड्रोजन हो और टर्मिनल एटम भी क्या हो, हाइड्रोजन हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। और इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड में क्या होता है कि इसमें जो सेंट्रल हाइड्रोजन एटम होगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होनी चाहिए, और जो टर्मिनल हाइड्रोजन एटम होगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। अगर टर्मिनल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से सेंट्रल एटम पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये जो एनर्जी गैप होता है ये कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है जिसकी वजह से उसकी वैलेंसी इंक्रीज हो जाती है। जनरली हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन की जो जनरली वैलेंसी होती है वो 1 होती है, लेकिन जब टर्मिनल एटम ने सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और अट्रैक्ट करने की वजह जो डी ऑर्बिटल जो दूर था कहीं, ये तो मैं पास बनाया हूं, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसे क्लियर किया था कि जो दूर डी ऑर्बिटल था वो अट्रैक्ट होकर कहां हो गया, पास आ गया, जिसकी वजह से एक्साइटेशन हो जाता है और उसकी जनरली वैलेंसी यहां पे कितनी पाई गई, 1 भी पाई गई, 3 भी पाई गई, 5 भी पाई गई और 7 भी पाई गई। इतनी बात क्लियर है। और ऐसे आप और भी बना सकते हो, आप क्लोरीन को ब्रोमीन के साथ बना सकते हो, मैंने बताया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन की सबसे कम होती है, आप फ्लोरीन को लेकर इसके साथ बना सकते हो, फ्लोरीन को लेकर Br के साथ बना सकते हो, फ्लोरीन को लेकर क्लोरीन के साथ बना सकते हो। क्लोरीन के साथ मैंने बना दिया है, कुछ चेंज करना नहीं है, बस क्या करना है, जहां पे आपका क्लोरीन है वहां Br हो जाएगा। क्लियर है, मतलब आपको क्या करना है कि इसमें एक हाइड्रोजन एटम जो टर्मिनल होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और जो सेंट्रल हाइड्रोजन एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, जिसकी वजह से इसकी बैलेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और कॉमन चीज मैंने इसमें इतना ही बताया कि इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड में सेंट्रल एटम भी हाइड्रोजन होता है, टर्मिनल एटम भी हाइड्रोजन होता है। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो को समझ में आया होगा, और ऐसे कई सारी वीडियो को जानने के लिए, देखने के लिए आप आर केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी दिक्कत आती हो तो कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।